गरीब बहू की अमीर सहेली बनी पड़ोसन। श्याम सुंदर जी के परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी, बहू और पोती भी थी। घर में कमाने वाला सिर्फ ललित था, जो रोजी रोटी चलाने के लिए एक फैक्ट्री में कम तनख्वाह पर काम करता था। जैसे तैसे गरीबी में उनके घर का गुजर बसर चल रहा था। एक दिन उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने आते हैं। तभी घर के अंदर से बहू बोलती है, बाबूजी खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। आया बहू। सुरभि सभी को खाना परोसती है। जानती हो ललित की माँ, वो जो हमारे पड़ोस वाला बड़ा सा बंगला खाली था ना, आज उसमें रहने नए पड़ोसी आए हैं। पड़ोसी होने के नाते हमें उनसे पूछना चाहिए कि कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अजी वो बड़े लोग हैं, हम गरीबों का दिया रूखा सूखा थोड़ी खाएंगे। बहू ने गिनकर रोटी बनाई थी। सभी के खा चुकने के बाद बहू खाना खाने बैठती है तो खाना खत्म हो चुका था। खाना तो खत्म हो गया है, पानी पीकर सो जाती हूँ। क्या बात है सुरभि भाभी, आप पानी क्यों पी रही हैं? आज फिर से खाना खत्म हो गया था क्या? अरे नहीं ननद जी, मैंने तो भरपेट खाना खा लिया है। भाभी मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। हम सभी को भरपेट खाना खिलाकर आप खुद भूखी रह जाती हैं। एक लड़की होने के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो वो हजारों सपने लेकर आती है ना। हम आपके कोई सपने पूरे कर पाए हैं, ना कोई खुशी दे पाए। ऐसा नहीं है ननद जी। पूजा ठीक ही तो कह रही है सुरभि बहू। इस घर की बहू को हम गरीबी और दुख दर्द के सिवा कुछ भी तो नहीं दे पाए। ये सोचकर गरीब गंगा बहुत रोती है। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, घर तो परिवार से बनता है। देखना माँ जी, एक ना एक दिन भगवान हमारे दिन जरूर बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा। सुरभि बहुत ही समझदार थी। वो अपने परिवार को साथ लेकर चलती थी। घर में पैसों की तंगी के कारण कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते थे कि सभी को भूखा भी रहना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, घर में बनाने के लिए ना राशन है ना सब्जी, क्या बनाऊं? बाबूजी को दवाई भी देनी है। ये सुनकर ललित जेब में हाथ डालता और 50 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट निकाल कर कहता है, ये लो सुरभि, मेरे पास अभी बस यही 50 रुपए हैं। कोई बात नहीं जी, मैं इससे थोड़ा राशन पानी ले आऊंगी। 50 रुपए लेकर वह गरीब बहू बनिए से 1 किलो आटा खरीद लेती है। अभी मेरे पास 20 रुपए बचे हैं, इससे बाजार से कुछ सब्जी खरीद लाती हूँ। बाजार आकर सुरभि सब्जी वाले से बोलती है, भैया 1 किलो भिंडी तौल देना। ये लीजिए बहन जी। जैसे ही वह गरीब बहू से 20 रुपए देती है तो सब्जी वाला सरे बाजार उस गरीब लाचार बहू की बहुत बेइज्जती करता है। अरे ओ बहन जी, ये किस हिसाब से 20 रुपए दिए हैं? जानती भी हो भिंडी कितनी महंगी है। पूरे बाजार में 80 रुपए किलो बिक रही है। ला दो मेरी भिंडी, औकात नहीं है तेरी भिंडी खाने की। भाग यहाँ से, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। ये कहकर सब्जी वाला जैसे ही थैली छीनता है तो चक्के से सुरभि एक अमीर औरत से टकरा जाती है। आप ठीक तो हैं? सुरभि तो इस हालत में? बाजार में लगी भीड़ देखकर पल्लवी गरीब सुरभि को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आती है, जहां सुरभि को पता चलता है कि पल्लवी और कोई नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन है। पल्लवी, ये तेरा घर है? हाँ, पिछले हफ्ते ही मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तेरे घर के साथ वाला घर मेरा ससुराल है। ये भी कैसा इत्तेफाक है ना, एक वक्त में हम सहेलियां थी और आज पड़ोसन हैं। ऐसा कहते हुए सुरभि और पल्लवी पुराने दिनों को याद करने लगती हैं, जब वह दोनों पक्की सहेली हुआ करती थी। सुरभि, तू आ रही है ना आज मेरे बर्थडे में? पल्लवी, तेरी बर्थडे पार्टी पर सभी अमीर लोग आएंगे और मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है। मैं वहां आकर क्या करूंगी? तुझे आना ही पड़ेगा। देख, अगर तू नहीं आई ना तो मैं बर्थडे केक नहीं काटूंगी। पल्लवी के पिता बहुत अमीर थे, वहीं सुरभि के पिता एक गरीब चपरासी थे। इसके बाद भी दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई साथ ही पूरी की थी। इस बीच सुरभि पल्लवी के लिए उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई। मगर पल्लवी के पिता को उसका सुरभि के साथ घर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। पल्लवी को उसके जन्मदिन पर देने के लिए सुरभि अपने हाथों से उसके लिए छोटा सा केक बनाकर लाती है। हैप्पी बर्थडे पल्लवी, ये तेरे लिए तेरी गरीब सहेली की तरफ से छोटा सा तोहफा। तू हिचकिचा क्यों रही है? ला, मुझे केक तो खोलने दे। नहीं, अभी नहीं, बाद में खोलना प्लीज। अचानक पार्टी के बीच एक अनाउंसमेंट होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इट्स माय डॉटर बर्थडे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अमीर बिजनेसमैन अनुराग ओबेरॉय से बहुत जल्दी पल्लवी की शादी होगी। यू ऑल आर इनवाइटेड।
फाइनली अब इस गरीब फटीचर लड़की से मेरी बेटी का पीछा छूटेगा। कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से पल्लवी की शादी अमीर घर में हो जाती है। वहीं गरीबी के कारण सुरभि की शादी गरीब घर में होती है और सालों बाद दोनों सहेलियां एक बार फिर एक दूसरे से मिलती हैं। इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है ना। वैसे तू खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। काश कि मैं तुझे बता पाती पल्लवी कि मैं आज भी गरीबी के उसी मोड़ पर ठहरी हुई हूँ जहाँ शादी से पहले खड़ी थी। अच्छा पल्लवी, मैं चलती हूँ। जैसे ही सुरभि घर आती है तो अपने ससुराल वालों को परेशान चेहरे देखकर पूछती है, माँ जी, नाना जी, क्या बात है? आप सभी इतने परेशान क्यों हैं? बहू, ललित को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना पैसों के घर का दाना पानी कैसे चलेगा? पता नहीं भगवान सारे दुख हम गरीबों को ही क्यों देते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। घर में इस आटे के सिवा कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, आधे आटे की रोटी अभी और आधे की कल बना दूंगी। बेचारी गरीब बहू रोटी बनाकर सभी को प्याज के साथ परोसती है। तभी अचानक पल्लवी दरवाजे पर आती है। सुरभि, मैं हूँ पल्लवी, अंदर आ जाऊं क्या? अगर पल्लवी ने मेरे गरीब ससुराल की हालत देख ली तो ना जाने क्या सोचेगी। नहीं, तुम ठहरो, मैं आती हूँ। हाँ कहो पल्लवी। वो मैंने अपने पति के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर याद आया ये सब्जी तुझे भी पसंद है, इसलिए ले आई हूँ। घर के अंदर अपने गरीब ससुराल वालों को रूखी सूखी रोटी खाता देखकर गरीब बहू जल्दी से पल्लवी से सब्जी लेकर सभी की थाली में परोस देती है। अरे ये तो हमारी पड़ोसन थी ना बहू। माँ जी, हमारी पड़ोसन ही नहीं बल्कि मेरी सालों पुरानी सहेली पल्लवी है। वो बहुत अमीर है। चलिए आप सभी खाना खाइए। माँ, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और दो ना। भाभी, थोड़ी सब्जी मुझे भी देना। गरीब बहू की अमीर सहेली के कारण उस दिन सभी खुश होकर पेट भरकर खाना खाते हैं। वहीं पल्लवी सुरभि के बारे में सोचे जा रही थी। सुरभि के ससुराल वाले कुछ परेशान थे और आज बाजार में जो हुआ उससे साफ है कि सुरभि खुश नहीं है और उनका घर भी बहुत साधारण सा था। कुछ तो है जो सुरभि मुझसे छुपा रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुरभि का पूरा परिवार भूखा होता है। ये बात पल्लवी को पता चल जाती है और वो उनके लिए खाना बनाकर लेकर वहां आती है। नमस्ते माँ जी, बाऊ जी, मैं पल्लवी हूँ, आपकी बहू की सहेली। बहू ने बताया था बिटिया। आओ यहाँ बैठो ना। गंगा झट से घर में रखी पुरानी कुर्सी को साफ कर देती है, मगर पल्लवी जमीन पर ही बैठ जाती है। ये क्या बेटी, तुम जमीन पर क्यों बैठ गई? तुम तो इतनी अमीर घर की हो, हम गरीब हैं, हमें तो जमीन पर बैठने की आदत है। मगर बाऊजी, एक अमीर घर की नींव भी तो जमीन ही होती है। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। देखिए, मैं आप सभी के लिए खाना लाई हूँ, खाइए ना। खाना देखकर भूखी बच्ची चिंकी उसे खाने लगती है। माँ, पिताजी, दादाजी, दादी माँ, आप भी जल्दी से खाना खा लीजिए। आंटी, हम सभी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। चुप हो जाओ चिंकी। क्यों सुरभि, चिंकी को चुप कराने से क्या मुझे सच का पता नहीं? तू तो दोस्त होने का दावा करती थी ना, मगर आज तूने अपनी इस सहेली को इस लायक भी नहीं समझा कि सच बता सके। ऐसा नहीं है पल्लवी, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसमें परेशानी की कैसी बात है? मैं तेरी सहेली होने के साथ साथ तेरी पड़ोसन भी हूँ और एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। जीजा जी, ये पैसे लीजिए और कोई नया काम शुरू कीजिए। पल्लवी को अपने ससुराल के लिए इतना सब करता देख गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ ही दिन में ललित एक राशन स्टोर खोल लेता है, जिससे सुरभि के घर के हालात ठीक हो जाते हैं। नारायण परिवार के लिए आज बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज नारायण और सुनीता के दोनों बेटे देव और दीपक की रेणु और संजना नाम की लड़कियों से शादी हो जाती है। आओ बहुओं आओ। मधु, जाकर अपनी दोनों भाभियों का बिस्तर लगा दे और वो 2 टेबल फैन भी उनके सिरहाने लगा दियो। रेणु, संजना, तुम दोनों अंदर वाले कमरे में जाकर आराम कर लो। मैंने वहां टेबल फैन लगवा दिया है, अब से तुम लोग वहीं सोना। लेकिन माँ जी, अगर हम अंदर सोएंगे तो आप बाऊजी और मधु कहाँ सोएंगे? बहू, हम यहाँ बाहर सो जाएंगे। लेकिन माँ जी, बाहर तो पंखा ही नहीं है, तो आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? तुम लोग तो जानते हो कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि हम अंदर और बाहर पंखे का इंतजाम कर सके। बड़ी मुश्किल से हम टेबल फैन लेकर आए हैं ताकि तुम लोगों को गर्मी ना लगे। हमारे होते हुए आप, बाबूजी और मधु बाहर सोएंगे, ये ठीक नहीं। आप एक टेबल फैन बाहर रख लीजिए, हम लोग एक टेबल फैन में गुजारा कर लेंगे। लेकिन बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम लोग एक टेबल फैन में कैसे गुजारा करोगी? माँ जी,
आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस आप हमारे होते हैं तो गर्मी में नहीं सोएंगे। अपनी बहू के बार बार कहने पर सुनीता और नारायण मान जाते हैं और अंदर से एक टेबल फैन लाकर बाहर लगाकर सो जाते हैं। रेनू और संजना का ससुराल बेहद ही गरीब होता है, लेकिन उन दोनों को इन सभी चीजों की आदत होती है क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से होती है। घर की सारी जिम्मेदारी देव और दीपक के कंधों पर होती है। देव और दीपक एक सेठ के यहाँ मजदूरी किया करते थे, जिस वजह से इनकी बहुत कम कमाई हो पाती थी और घर चलाने में भी इन्हें काफी परेशानी होती थी। माँ पानी पिला दो, बहुत गर्मी लग रही है। क्या हुआ मधु? माँ गर्मी की वजह से बहुत चक्कर आ रहा है, टेबल फैन चला दो। अपनी बेटी के कहने पर सुनीता टेबल फैन को चलाती है, लेकिन टेबल फैन सस्ता होने की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये क्या, टेबल फैन चल क्यों नहीं रहा है? लगता है ये खराब हो गया है। लेकिन माँ अभी तो कुछ ही दिन हुए थे इसे लिए हुए, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? लगता है सस्ता होने की वजह से जल्दी खराब हो गया। इस भयंकर गर्मी में बस इस टेबल फैन का ही सहारा था, अब ये भी खराब हो गया। ना जाने अब ये भयंकर गर्मी के महीने कैसे गुजरेंगे। माँ अब हम क्या करेंगे? मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। कितना अच्छा होता ना हमारे घर में भी एसी होता और एसी की ठंडी हवा में हम बैठकर आराम करते। मैं जिस सेठानी के घर काम करती हूँ उनके घर में एसी लगा हुआ है। उनके घर में जैसे ही जाओ तो ऐसा लगता है घर में नहीं शिमला में आ गए हैं। बेटा तू तो जानती है ना हमारे पास पंखा खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो एसी कहाँ से लाएंगे? अमीर लोगों के लिए कुछ भी खरीदना नामुमकिन नहीं। वो कुछ भी खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन हम गरीबों को एक छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ महीनों के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, गर्मी अपने आप ही कम हो जाएगी। जब तक जैसे इतने सालों से हम गर्मी में रह रहे हैं वैसे इस साल भी रहेंगे। अपनी सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर रेनू संजना को बहुत दुख होता है। रेनू, मुझसे तो माँ जी और मधु की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। गर्मी में सबका ही बुरा हाल हो रहा है। एक टेबल फैन से ही उम्मीद थी, अब तो वो भी खराब हो गया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम एक पंखा भी खरीद सके। अब हम क्या करेंगे? संजना रेनू दोनों से ही अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होती है। दोनों अपने ससुराल वालों को इस गर्मी से छुटकारा दिलाना चाहते थे, लेकिन ये मजबूर होते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही गर्मी में पूरे परिवार के कई दिन निकल जाते हैं। और एक दिन, क्या हुआ जी आपको? आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं भाग्यवान मुझे क्या हो रहा है, बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। माँ एक काम करते हैं, बाबूजी को पास वाले गांव के सरकारी अस्पताल में लेकर चलते हैं, तभी पता चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। सारा परिवार नारायण को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर के चेक करने पर सबको ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है इन्हें? आप सभी जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से इनके शरीर पर रैशेज और फंगल इन्फेक्शन हो गया है। आप लोगों को इन्हें ठंडी हवा में रखना होगा, जैसे एसी। अगर ये और ज़्यादा गर्मी में रहे तो इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार परेशानी में आ जाता है और सोचने लगता है कि वो सभी एसी कहाँ से लाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में राशन ढंग से लाने के लिए पैसे नहीं, अब हम इनके लिए एसी कहाँ से लाएंगे? माँ जी आप रो मत, सब ठीक होगा। लेकिन कैसे? हम लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं कि हम एक पंखा खरीद लें, तो हम इनके लिए एसी कहाँ से लाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इनकी तबीयत और खराब हो गई तो न जाने भगवान क्या होगा। अपनी सास को इतना परेशान देख रेनू संजना बाहर काम करने का सोचते हैं, जिसके बारे में वो अपने ससुराल वालों को बताते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना मैं और संजना बाहर काम करना शुरू कर दें। बाहर काम करने से हम धीरे धीरे पैसे जोड़कर बाबूजी के लिए एसी ला सकते हैं। लेकिन तुम दोनों इस घर की बहू हो और बहू से बाहर काम करवाना ठीक नहीं है। माँ जी ज्यादा मत सोचिए, हम अपने परिवार को इतनी परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए हमें बाहर काम करने के लिए जाने दीजिए। रेनू संजना के बार बार कहने पर सुनीता और सारा परिवार इसके लिए मान जाता है। रेनू संजना ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती है, लेकिन उन्हें घर के काम काज अच्छे तरीके से आते हैं, इसलिए वह दूसरों के घर जाकर उनके घर का काम किया करती हैं और जो भी उन्हें पैसे मिलते उन्हें जमा किया करती हैं। संजना बस कुछ समय और, फिर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम बाबूजी और सबके लिए एसी खरीद सकेंगे। हाँ रेनू, फिर हमारे परिवार को कभी भी गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। रेनू संजना दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़ा करती थी और ऐसे ही करते करते वह इतने पैसे जमा कर लेती हैं कि जिसमें एक एसी आ सके, जिसके बाद वह अपने परिवार के लिए एसी खरीद कर ले आती हैं।
बाऊजी, माँ जी, देखिए हमारे घर में भी अब एसी आ गया है। अब आप लोगों को कभी भी इस भयंकर गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहा करेंगे। देखना बाऊजी, आप कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। रेनू, संजना, तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। तुमने एक बेटी का फर्ज निभाया है। अगर तुम दोनों ना होती तो ना जाने तुम्हारे बाऊजी का क्या होता। हम लोग तो सपने में भी एसी खरीदने का नहीं सोच सकते थे। हाँ भाभी, आप लोग सच में इस घर की बेटी ही हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। आप सब ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ बेटी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बेटी कभी भी अपने परिवार को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती है। आपको इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेनू और संजना का सारा परिवार बहुत खुश होता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर नारायण की भी अब तबीयत ठीक हो जाती है। सारे परिवार को अब हमेशा के लिए गर्मी से छुटकारा मिल जाता है।